नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट, वो न्यायालय जहाँ पर जस्टिस की जुबान को इंसाफ के देवता की जुबान मानी। ये माना जाता है कि अगर वहाँ पर बैठा हुआ जो जज है, उसने कुछ बोल दिया, तो वही इंसाफ का देवता है, फिर उसके बाद कहीं नहीं जाना है, यही मानते रहे हैं हम। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट कई बार लगता है कि उसका नाम टिप्पणी कोर्ट हो गया है। बात चुभने वाली है, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए उन देवताओं के लिए। लेकिन वो टिप्पणियाँ ऐसी करते हैं, जिन टिप्पणियों से विवाद पैदा हो जाता है और कई बार टिप्पणियाँ कुछ खास इकोसिस्टम के लोगों को बहुत ज़्यादा भाती हैं, रुचती हैं। अभी हाल ही में हमारे नए नवेले सीजेआई सूर्यकांत ने एक मामले में एक जोरदार टिप्पणी की। जब वो टिप्पणी उन्होंने की तो उनके भीतर का कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि वो टिप्पणी करके बहुत प्रसन्न नज़र आ रहे थे। उनका होता है ना बॉडी लैंग्वेज, बहुत ज़बरदस्त खुश थे और उनके इस टिप्पणी से खुशी उनकी निजी नहीं थी। ये खुशी इस देश में एस्टेब्लिश एक इकोसिस्टम, जिस इकोसिस्टम में खुशी तभी आती है जब किसी खास वर्ग के लिए कठोर शब्द का इस्तेमाल हो, नफ़रती शब्दों का इस्तेमाल हो। तो उस इकोसिस्टम में भी जश्न सा माहौल छा गया। लेकिन सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब उनके पास चिट्ठी पहुँची। चिट्ठी में 30 लोगों का नाम। हमारे देश में सीजेआई के पास ऐसी चिट्ठियाँ जाने की परंपरा नहीं रही है, लेकिन परंपराओं को तो तिलांजलि दिया जा रहा है, हमारे साहिब की अगुवाई में। तो 30 लोगों की चिट्ठी गई है और ये चिट्ठियाँ जाती रही हैं, लेकिन किस लिए जाती थी? माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कृपया इस मामले का संज्ञान लें, देश में ऐसा भी हो रहा है। ये चिट्ठी सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नसीहत है। ये मुझे लगता है शायद मेरी जानकारी में पहली बार है कि सीजेआई को नसीहत देने के लिए चिट्ठी लिखी गई है कि साहब, माय लॉर्ड, थोड़ा-सा लिमिट में, कंप्लीटली आप ऐसा मत करिए कि आप भी लगे कि उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। थोड़ा लिमिट में, कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। इसी टाइप की कुछ चिट्ठियाँ हैं। लाइए भाव को लाइए, चिट्ठी भी दिखाएँ, खबर भी दिखाएँ। फटाफट लाइए, स्वागत है भाव। खबर देखते हैं, अब बस सीधा आपके हवाले। भाई खबर लाओ फटाफट। ये देखिए, रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, पूर्व जजों और वकीलों ने आपत्ति जताई। ये केवल वकील नहीं है, पूर्व जजों और वकीलों ने आपत्ति जताई है। सीजेआई सूर्यकांत को लेटर लिखा उन लोगों ने, सभी ने। सूर्यकांत ने कहा था, क्या घुसपैठियों को रेड कार्पेट वेलकम चाहिए? ये क्या कहा था, जरा खबर ले आइए। भैया खबर दिखा दीजिए, क्या कहा था? क्या रोहिंग्या शरणार्थी घोषित हुए हैं? क्या घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट लगाई जाए? सुप्रीम कोर्ट का तीखा सवाल। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्या हम ऐसों का रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करते हैं? रोहिंग्या को लेकर सीजेआई ने क्यों कहा है? पढ़ें, पढ़ें, सबने पढ़वाया है, लेकिन असली सवाल किसी ने नहीं किया। ये टिप्पणी उनकी आज की नहीं है, ये चिट्ठी ताज़ी है, टिप्पणी 3 दिन हो गए। खबर देख लीजिए। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने एक हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा था कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस आता है, तो क्या उसे रेड कार्पेट वेलकम देना चाहिए? जबकि देश के अपने नागरिक ही गरीबी से जूझ रहे हैं। ये टिप्पणी बहुत मायने रखती है। किसी ने चर्चा नहीं की। लेटर में कहा गया कि रोहिंग्या पर की गई टिप्पणी अमानवीय और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। रोहिंग्या को दुनिया के सबसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों में बताया गया है। साथ ही रोहिंग्या लोगों को अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा का अधिकार बताया। सीजेआई सिर्फ एक कानूनी अधिकारी ही नहीं है, बल्कि गरीबों के अधिकारों के कस्टोडियन और आखिरी फैसला सुनाने वाले भी हैं। जिनकी बातों का देश की सोच में वजन होता है और उनका असर दूर तलक होता है। चलिए, आगे बढ़िए। लाइव लॉ ने ट्वीट किया,
ex-judges, lawyers, and academicians write an open letter to Chief Justice of India Suryakant taking objection to the remark made by him against Rohingyas. They state their equating Rohingyas who filed persecution with individuals is improper. They urge the CGI to reform a commitment to constitutional morality because of dignity and justice for all, regardless of a person's origin. इसके बाद 3 पन्ने लगाए, पहला पन्ना आपने देखा, दूसरा और तीसरा पन्ना ले आइए। दूसरा पन्ना, हाँ, ये पहला पन्ना है, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना लाइए, पूरा नहीं स्क्रॉल नहीं करवाना, बस चिट्ठी दिखानी है क्योंकि स्क्रॉल करके हमको पढ़वाना नहीं है। आगे बढ़िए, चेंज करिए, चेंज करिए। हाँ, ये सेकंड पेज है और थर्ड पेज दिखा दीजिए। थर्ड पेज में दिखा दीजिए, उसमें नाम है, उसको स्क्रॉल करवा दीजिए। इसमें आप नाम देख लीजिए, इसमें देश के बड़े नाम हैं, जो न्यायिक क्षेत्र में जिनका मतलब आप लोग जानते होंगे इनमें बहुत सारे नाम, जैसे जस्टिस एपी शाह हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हुए हैं। जस्टिस के चंद्रू हैं, ये मद्रास हाई कोर्ट के जज रहे हुए हैं। पटना हाई कोर्ट के फॉर्मर जज अंजना प्रकाश। प्रोफेसर मदन गोपाल हैं, ये नेशनल जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर रहे हैं। राजीव धवन इनका नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। चंद्र उदय सिंह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। कोलिन गोंजाल्वेज सुप्रीम कोर्ट के वकील। कामिनी जायसवाल, मिहिर देसाई, गोपाल शंकर नारायण नारायण इनको तो आप लोग अक्सर सुनते होंगे, एसआईआर का मसला हो या कई ऐसे महत्वपूर्ण मसले, गोपाल शंकर नारायण इनको आप अक्सर सुनते होंगे, ये सभी महत्वपूर्ण मामलों में रहते हैं। गौतम भाटिया, शाहरुख आलम, इसके अलावा प्रशांत भूषण हैं, निखिल डे हैं, आलोक प्रसन्न कुमार हैं, वेंकटेश सुंदरम, इंदु प्रकाश सिंह, अंजलि भारद्वाज जो एक्टिविस्ट हैं, अमृता जोशी, एन्नी राजा, बीना पल्लिकल, इंदिरा उनियाल, सिद्धार्थ शर्मा, देवव्रत, विजयन, विपुल मुदगल, ये ऐसे नाम हैं जो देश में अलग-अलग हिस्सों में या तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं या एक्टिविस्ट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर अक्सर खड़े नज़र आते हैं वो लोग। बस भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ 2 बात है, ये टिप्पणी में एक बात है उसको भी गौर करना होगा ज़रूर। उन्होंने कहा जिस देश में गरीबी है वहाँ पर हम क्या रेड कार्पेट मैं बिछाएँ? उस पे आ रहा था। उसके लिए तो अलग एक इश्यू बनता है कि हुँ, केंद्र सरकार कहाँ-कहाँ तरक्की बोलती है और गरीबी देश से हट गई बोलते हैं। हाँ, सीजीआई मुझे लगता है उनकी भी बातों का केंद्र सरकार की बातों का भी थोड़ा एंडोर्समेंट करना चाहिए। देश हुँ, तरक्की पे है, मंगलयान पे है। देश तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है, कई ट्रिलियन हुँ, इकोनॉमी की है। देश में लगातार जीएसटी बढ़ रहा है, ये सरकार कह रही है। हुँ, बम्पर क्रॉप बढ़ रहा है, धन्यवाद दिया जाता है किसानों को। वर्ल्ड में हम वेजिटेबल प्रोडक्शन में नंबर 1 हैं। कई बातें हुँ, बोल दी जाती है, तो हम एक समझ में नहीं आता है कि हम सरकार की बात माने कि गरीबी नहीं है, ये सीजीआई की बात माने कि गरीबी है। लेकिन मैं हुँ, आशीष जी सीजीआई ने पहले क्या कहा और उसके बाद चिट्ठी में किन पॉइंट पे उनको रेखांकित किया गया है, इस पे मैं हुँ, आता हूँ। सीजीआई ने कहा अगर किसी के पास भारत में रहने का कानूनी अनुमति नहीं है, वह घुसपैठिया है तो हम उसी की कैसी सुविधा दे सकते हैं। हुँ, भारत गरीबों का देश है, पहले अपने नागरिकों की देखभाल ज़रूरी है। कोई अवैध रूप से सीमा पार करके आए और फिर कहे कि मुझे भोजन, घर, बच्चों की पढ़ाई का अधिकार चाहिए, क्या कानून इतना खींचा जा सकता है? ठीक है? ये एक्टिविस्ट थी रीता मनचंदा कि हुँ, उनकी इस रिट पिटीशन पे बात हो रही थी। याचिकाकर्ता ने 220 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, ठीक है? कि उसमें ये कहा गया था कि रोहिंग्या को कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस भेजा जा सकता है। हुँ, केंद्र सरकार ने क्या कहा? केंद्र सरकार ने कहा कि भैया सबसे पहले तो केंद्र सरकार हमेशा क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाता है। हुँ, उन्होंने इश्यू छोड़ के पहले भैया ये जो जिन्होंने ये जो लगाया है रिट पिटीशन रीटा मनचंदा, ये कौन है? ये तो एक्टिविस्ट है, प्रभावी नहीं है। मतलब इस देश में प्रभावित लोग ही आने चाहिए। यदि कोई हुँ, गरीब प्रभावित है, जिसके पास खाने की रोटी नहीं है, जैसा सीजेआई ने कहा गरीबों का देश है, हुँ, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कौन आएगा? कोई गरीब, एक्टिविस्ट ही आएगा। नहीं, नहीं गरीब। गरीब गरीब की तो औकात भी नहीं दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट का पास बनवा ले। हुँ, अरे मेरी और आपकी औकात नहीं कि अंदर जाने का पास बनवा ले आशीष हुँ, जी। हुँ, गरीबी की बात हुँ, छोड़ो, हुँ, है ना? अब इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले ये तय करना होगा कि रोहिंग्या शरणार्थी है या गैर शरणार्थी है, ठीक हुँ, है? अब जो है
जो इन लोगों ने जो चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी में क्या जो उन्होंने नसीहत दी है, उसमें लिखा है कि म्यांमार में रोहिंग्या एक एथनिक माइनॉरिटी है, जिन्हें वहां के बौद्ध बहुल समाज में लंबे समय से हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें म्यांमार की नागरिकता नहीं मिली, इसलिए वो किसी भी देश के नहीं माने जाते। पॉइंट नंबर 1। तो आप उनको डिपोर्ट भी किस देश में करोगे जब उनका देश ही नहीं है? पिछले कई वर्षों से बड़ी संख्या में पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए भागे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने म्यांमार की सेना कार्रवाई को उचित जातीय सफाया नौसवार बताया। अब वे भारत भी आ रहे हैं, जैसे पहले भी कई शरणार्थी सुरक्षा की तलाश में भारत आए हैं। पहली बार नहीं आए हैं, ये शरणार्थी के तहत आ रहे हैं, घुसपैठिए नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने, फिर से सुन लीजिए ध्यान से, यूनाइटेड नेशंस ने रोहिंग्या को दुनिया में सबसे ज्यादा सताए जाने वाली माइनॉरिटी बताया है। आगे शरणार्थियों को अवैध घुसपैठिया कहने से न्यायपालिका की नैतिक विश्वसनीयता कमजोर होने की चेतावनी दी है इस पत्र में। जब यूनाइटेड नेशंस कहता है कि ये एक माइनॉरिटी ग्रुप है जो सबसे ज्यादा सताया जा रहा है, और उन्हें आप घुसपैठिया कहते हो, जैसे कोई स्मगलर आके यहाँ से सामान लेके जा रहा हो या वहां से कोई क्राइम करके भाग के आ रहा हो, उसमें और इनमें फर्क है। ठीक है, अब सबसे बड़ा मैं आपको हास्यास्पद बताता हूं क्या हुआ। ये हमारे यहाँ पे कई बार कैसा कॉन्ट्रोडिक्ट होता है। मैं एक पुराने केस का हवाला देता हूं आपको। रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। हाँ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या बच्चे सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन देने से मना किए जाने पर वे हाईकोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ने यह आदेश यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, कार्ड रखने वाले शरणार्थी रोहिंग्या बच्चों के लिए दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के बेंच मुझे हंसी आ रही है अभी भाई, मैं माफ कीजिएगा, मुझे मैं रोक नहीं सकता। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के बेंच ने रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नाम के एनजीओ की याचिका पर आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि रोहिंग्या शरणार्थी के पास आधार कार्ड न होने की वजह से उन्हें सुविधा नहीं मिल सकती। वे शरणार्थी है, उनके पास आधार कार्ड नहीं हो सकता, उनके पास यूएनएचआरसी कार्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी को इसी तरह की एक याचिका पर ऐसे ही आदेश दे चुके हैं। यह कोर्ट ने कहा कि शिक्षा हासिल करने के लिए किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को शहर में रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकारी स्कूलों और अस्पताल में सुविधा देने के निर्देश देने की मांग की थी। ठीक है, अब ये एक डिसीजन वो है, अब आप उनको शरणार्थी मानने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ जब वो बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान का पार्ट था, पश्चिमी बांग्लादेश कहते थे उसके। पश्चिमी बांग्लादेश में पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। जब पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान पे अति कहर किया और जब वहां से लोग भाग के भारत की तरफ आए, पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पर किया, मतलब तो उस पूर्वी पाकिस्तान से लोग जब भाग के शरणार्थी बन के आए तो इंदिरा जी ने उनको पनाह दी। तब भारत की स्थिति आज के आर्थिक स्थिति से भी खराब थी। भारत तब इससे भी ज्यादा गरीब था, लेकिन इंदिरा जी पूरे विश्व में घूमी और बताया कि ये प्रॉब्लम है, मुझे मदद कीजिए, ये लोग बांग्लादेश में कैसे भेजूं, इनकी वहां हत्याएं हो रही है। आखिर मानवता नाम की कोई चीज है, मानवता के लिए ही संविधान है, मानवता के लिए ही न्यायालय है। न्यायपालिका यदि मानवता ही नहीं है, मानवीय पहलू नहीं है, तो न्यायपालिका में जगह नहीं है। नहीं तो आंख के लिए आंख और हाथ के लिए हाथ, तो ये कानून चल ही रहा था। हुमीराबी नाम का एक राजा हुआ, उसने पहली बार एक कंसेप्ट दिया कि किसी भी नागरिक के खिलाफ जो अन्याय करेगा वो देश के खिलाफ अन्याय मानेगा, सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ अन्याय माना जाएगा। उसको हुमीराबी कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। लेकिन अब वर्ल्ड पूरा विलेज हो गया है, तो ये अब सिर्फ देश के लिए नहीं,
कोई भी इंसान मानव यदि प्रताड़ित होता है तो न्यायपालिका उसको सुनती है। इन्हीं सूर्यकांत जी के बेंच ने उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया है इस देश में। अब वो कहते हैं कि कोई भी आए तो हम थोड़ी ना उसको अलाउ करेंगे। वो शरणार्थी है, ये यूनाइटेड नेशंस कहता है। उनका कोई देश नहीं है तो उनको कौन से देश में वापस भेजोगे? क्योंकि रोहिंग्या अपने देश में कितने हैं रोहिंग्या? सबसे ज्यादा बांग्लादेश में है, 6 लाख से ज्यादा के हैं। हमारे देश में रोहिंग्या का आंकड़ा 50,000 तक है। क्या 143 करोड़ लोग 50,000 लोगों को जगह नहीं दे सकते? अरे उन जगह देने का आप कर रहे जम्मू हो जम्मू उसके कश्मीर के चक्कर में। जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा, मैं अभी खबरें पढ़ रहा था, उनने कहा कि रोहिंग्या को जो यहाँ बसे हुए रोहिंग्या है कश्मीर में, उनको पूरी सुविधा आपको देनी पड़ेगी, केंद्र सरकार ने बसाया उनको, वो शरणार्थी है। जिनको शरणार्थी मान के स्कूलों में एडमिशन देने वाले सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस के बाद उनको कैसे घुसपैठिया और बोलते हैं कि ये शरणागति कहां से हो गए? मैं खुद ही कंफ्यूज हूं, मैं किसको मानूं? चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी को मानूं कि जस्टिस सूर्यकांत जी को मानूं? मैं इस समय बदलते हुए, कि जैसा आपने कहा कि बदलते हुए इकोसिस्टम को मानूं। क्या हमारे देश में संविधान की परिभाषा, कानून की परिभाषा इकोसिस्टम के अनुसार बदलती है, या इकोसिस्टम को फोर्स किया जाता है कि आप बदलो मत, कानून ये कहता है? लेकिन मुझे तो लगता है इकोसिस्टम ही सारी परिभाषाएं बदल रहा है। ये सवाल एक, देखिए, एक मैं कोई कानून का ज्ञाता नहीं हूं, आई एम नॉट अ लॉयर, मैं एक सामान्य पढ़ा लिखा भारतीय हूं जो टैक्स देता है इस देश को, और इस देश में अमन चमन से रहना चाहता है, और इस देश को तरक्की के रूप में देखना चाहता है। मैं प्यार करता हूं मेरे देश को। तो यदि मेरे यहाँ पे दो अलग अलग डिसीजन मेरे सामने आते हैं तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो मैं न्यायपालिका ही कहूंगा कि भैया आपने फरवरी में ये कहा, दिसंबर में ये कहा, तब आप जस्टिस थे, अब चीफ जस्टिस हो गए। मेरा मेरा उसमें और भी कुछ एडिशनल मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। एक तो मुझे लगता है सूर्यकांत जी को अगर चिंता जतानी थी तो एक बात में जतानी थी कि रोहिंग्या के चक्कर में, रोहिंग्या तो जो पीड़ा झेल रहे हैं वो झेल ही रहे हैं। रोहिंग्या के चक्कर में इस देश में आम मुसलमान, इस देश का भारतीय, इस देश की मिट्टी का हिस्सा, इस देश की मिट्टी का से बना हुआ आम मुसलमान कितना पीटा गया है, एक बार ये आंकड़ा मांग लिए होते। एक बार आंकड़ा कि रोहिंग्या के नाम पर कितने पीटे जा चुके हैं इस देश में लोग। जहाँ होता है वहीं पे गाजियाबाद में एक आ रहे हैं, मैं तो यही खबर देखता हूँ, वो रोहिंग्या के नाम पे अभी जो मजदूर थे मुस्लिम, उनको पीटा था। अब नाम उन सबका क्या लेना है, ये साहिबाबाद से लेके गाजियाबाद तक हिंदू रक्षा के नाम पर एक से एक लंपट पड़े हुए हैं, जिनका इलाज हो जाए एक बार तो वो पहली चीज। मैं नहीं वही कहता हूँ, पीटने वाले ये कौन होते हैं? पीटने वाले कौन होते हैं? किसने इनको अधिकार दिया? कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, संविधान है इस देश में। यदि आपको रोहिंग्या लगता है तो आप कंप्लेंट करिए, पुलिस आएगी, उसको चेक करेगी। यदि उसके पास यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन का कार्ड है तो उसको बाकायदा वहां रहने का मतलब वो उसको निकाल दोगे, उसके बच्चों को स्कूल में एडमिशन दोगी? भाऊ ऐसा बेटा पुलिस कैसा हो आई, सकता है? पुलिस ने, मैं घटना बता रहा हूँ, पुलिस बताई आकर के जब वहां मार पिटाई हुआ, बहुत गालियां दिया, वो वीडियो भी आपने देखा होगा। तो पुलिस आई, चेक की, कहीं नहीं है तो यहाँ के हैं रोहिंग्या है ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि रोहिंग्या के अगर निकालने हैं, मैं तो ये यहाँ तक जानता हूँ, तो अमित शाह निकालेंगे कि ये जिले जिले में जो घूम रहे हैं झंडू केसरी ये निकालेंगे? अमित शाह से ज्यादा काबिल हो तुम लोग हैं? अमित शाह से ज्यादा सक्षम हो, काबिल हो, तो चलो अमित शाह, चलो जाओ होम मिनिस्ट्री के बाहर कहो अमित शाह कुर्सी छोड़ो, तुम लोग बन जाओ। तीसरी बात, सूर्यकांत जब आपने दो सबसे इंपॉर्टेंट इस चर्चा में वो दो फैसले जो अलग-अलग जो कंट्राडिक्शन है जो आप लाए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आखिर सूर्यकांत को इतने इस दोनों डिसीजन के बीच का जो गैप है, क्या उनको देवदर्शन अगरबत्ती की खुशबू आई? देवदर्शन हुआ? क्या चंद्रचूड़ जैसे ये सवाल बनेंगे और बताना चाहिए। क्या चंद्रचूड़ जैसे उन्होंने किसी से पूछा फैसला ये वाला ये टिप्पणी देने के पहले कि वो पहली बार गलती दिए थे, हमने पूछा तो बाद में उनका प्रायश्चित कर लो, ये नई टिप्पणी से प्रायश्चित करो।
तो ये हम पहली बार वाले गलती थी, दोबारा प्रायश्चित किया। क्या वो है? तीसरी चीज़ चौथी चीज़ ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। जिस देश का प्रधानमंत्री घूम-घूम कर देश में कहता है वसुधैव कुटुंबकम, वो अपने देश में 10, 20, 40 हज़ार लोगों पे अत्याचार करने में कसर नहीं छोड़ रहे, उसके पार्टी के, उसके सिस्टम के लोग, उसके नेता। पूरे देश में 50,000 रोहिंग्या आपने काउंट बताया ना, 143 करोड़ में 50,000 का परसेंटेज जो भी लोग गणित सीखे हों नरेंद्र मोदी से, वो ज़रा बताएँगे परसेंटेज कितना होता है? 143 करोड़ में 50 लाख, 0.00 में परसेंटेज आएगा ये परसेंटेज। और इस पूरे देश की पॉलिटिक्स को यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह रोहिंग्या के नाम पे ड्राइव कर रहे हैं। पूरे देश की राजनीति को। भाजपा की राजनीति का आज की तारीख में जो कोर है, वो कोर रोहिंग्या। बताइए आप, इस इतनी बड़ी आबादी में ये रोहिंग्या कोर है। मेरे उस मेरे आपने ज़िक्र किया है, तो हुँ, मैं आपको हुँ, आंकड़ा बता दूँ। हुँ, बांग्लादेश में 13 लाख है, हाँ, म्यांमार के रखाइन प्रांत में 6 लाख है, हुँ, पाकिस्तान में 5 लाख है, हुँ, सऊदी अरब में 1.9 लाख है, हुँ, मलेशिया में 1.5 लाख है, यूएई में 50,000 है, भारत में 40,000 है, हुँ। अमेरिका में 12,000 है, थाईलैंड में 5,000 है, ऑस्ट्रेलिया में 3,000 है, चीन में 3,000 है और इंडोनेशिया में 1,000 है। तो 40,000 है। अब 40,000। अब आप देखिए 40,000, चलो ठीक है, मैं कहता हूं कि 40,000 भी आंकड़ा। इस सरकार का रोहिंग्या का डर दिखाने का मतलब क्या है? हुँ, पूरे बिहार चुनाव में हुँ, गृह मंत्री, आज मैं कह सकता हूं, गृह मंत्री झूठ परोस रहे थे। हुँ। चुनाव आयोग झूठ परोस रहा था कि घुसपैठियों के भरोसे विपक्ष सरकार बनाना चाहता है। और सर्वोच्च न्यायालय सूर्यकांत जी ने कहा, ये अच्छा हुआ एसआईआर हुई, तब पता पड़ा एक भी घुसपैठिया नहीं है। हुँ, हुँ, बिहार हुँ। में एक भी घुसपैठिया नहीं है। ये भी सूर्यकांत का ही कहा तो हुआ है, गज़ब! तो क्या, तो ज्ञानेश कुमार बताएं, हुँ, ज्ञानेश कुमार बताएं उन्होंने क्यों नेपाल, म्यांमार और हुँ, बांग्लादेश की बात की थी? हुँ, कौन सा इनपुट था उनके पास? हुँ, हुँ, क्या वो पॉलिटिकल नेता है जो परसेप्शन बनाने के लिए बैठे हैं? हुँ। शर्म नहीं आती झूठ बोलते समय? चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त हैं आप। चलो गृह मंत्री तो नेता है, नेता को तो झूठ बोलने का तो उनको लाइसेंस है, हुँ। झूठी परोस के सत्ता में आते हैं। लेकिन आप तो नेता नहीं है, आप एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं। या आप फिर से एक बार एफिडेविट दे दीजिए मुख्य न्यायाधीश को कि आप झूठ बोल रहे हैं सर, हमें घुसपैठिया मिले और ये लिस्ट है, दे दीजिए। वो तो लिस्ट कब से मांग रहे हैं, आप दे नहीं पाए। ऐसे ही रोहिंग्या रोहिंग्या, ऐसे ही वो हेमंत विश्व शर्मा, डेमोग्राफी हैज चेंज, डेमोग्राफी हैज चेंज, पूरा आसाम बदल गया है। कितने निकाले अभी तक तुमने? तुम हो ना 5 साल से, कितने निकाले विदेशी? सिर्फ डर दिखाना हिंदुओं को कि रोहिंग्या, अरे 140 करोड़ में 40,000 रोहिंग्या भारी पड़ रहे तुमको, डूब मरना चाहिए। नहीं, वो तो डूबेंगे नहीं डूबेंगे भाऊ, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि 3 पन्नों की चिट्ठी में सूर्यकांत खुद ही फँस गए हैं और फँसने में फिर एक बात कहेंगे, 3 अलग-अलग बातें भाऊ ने कहा है, उसी को मैं रिपीट करता हूँ, दर्शकों पे छोड़ता हूँ, दर्शक फैसला करें। और अगर हमारे इस मतलब राष्ट्रद्रोही बात आप लोग को लगती होगी, तो अगर सीजेआई साहब इसको सुने, तो वह भी, मैं चाहता हूँ संज्ञान लें। मैं चाहता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि संज्ञान लें। वो जैसे चाहे वैसे लें संज्ञान। रोहिंग्या को कोई भी एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। कोई भी सरकारी स्कूल एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता, पहली चीज़। बिहार में कोई भी विदेशी मतलब कोई घुसपैठिया नहीं मिला, दूसरी चीज़। तीसरी, क्या रोहिंग्या के लिए जो है कोई घुसपैठियों के लिए रोहिंग्याज़ के लिए हम रेड कारपेट बिछाएँ? तीसरी चीज़। मुझे लगता है शायद न्यायिक इतिहास में कीर्तिमान स्थापित करेंगे, मैं बिना कहे अपने आप को नहीं रोक पाऊँगा, कीर्तिमान स्थापित करेंगे सूर्यकांत जी,
वो अपने ही अलग-अलग फैसलों को या अपनी अलग-अलग टिप्पणियों को, ऑब्जर्वेशन को सब पढ़ेंगे अगर, मतलब ये तो वो फिर आमिर खान वाली फ़िल्म टाइप हो जाएगा, कल मैं क्या कहा था भूल गया। आज मैं जो कह रहा हूँ बस आज वाला मुझे पता है, आज वाला पता है। दूसरी चीज़ एक बात और, ये आप ही निवेदन आप ही से है कि ये घुसपैठिया और शरणार्थी का फ़र्क भी देश के सामने स्पष्ट करिए। घुसपैठिया अगर रोहिंग्या घुसपैठिया हैं, शरणार्थी नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार सुप्रीम कोर्ट में कार्ड भेज करके अमित शाह को इनवाइट कर लीजिए। रेड कारपेट नहीं बिछाएँगे, ये आपकी भी ज़िम्मेदारी नहीं है सीजेआई साहब कि रेड कारपेट बिछाएँगे कि ब्लैक कारपेट बिछाएँगे, टेंट हाउस से मंगवाएँगे। ये काम अमित शाह का है। अमित शाह अगर रोहिंग्या घुसपैठिया है, मैं तो आपकी ही बात मानता हूँ। तो आप अमित शाह को ज़रा तुरंत बोलिए कि हाज़िर-नाज़िर बतावें कि कैसे इतना घुसपैठिया 11 साल में आए हैं। कैसे इतना घुसपैठिया 11 साल में आए हैं? पहले आएँगे, आप रोक नहीं पाओगे और फिर खोज-खोज के बाहर किए जाएँगे। यूपी में भाऊ इस समय डोर टू डोर रोहिंग्या खोजे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस खोज रही है, योगी के निर्देश के बाद कि जिले-जिले में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएँ। डोर टू डोर। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ समाज में भय भरने की कोशिश है और कुछ नहीं, भय। तो आप अमित शाह को बुलाइए कि कैसे आए कैसे? भेजोगे ठीक है, भेजोगे ठीक है, मिल-जुल करके हम लोग मिल-जुल करके टेम्पो ट्रैवलर बुक कर देंगे, हम भी चंदा देंगे। आए कैसे? ये पूछ लो आप गृह मंत्री से देश के। और पुराने गृह मंत्री को भी मन करे बुला लो, राजनाथ सिंह वो भी रहे। दोनों को बुला लो कि आए कैसे भाई साहब ये बताइए। ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट सारे सवाल करेगी याचिकाकर्ता से, सारे सवाल करेगी हम लोगों से। सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछती है हिसाब-किताब कि कैसे आए? रेड कार्पेट बिछा ये फ़िल्मी सलीम जावेद का डायलॉग नहीं चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। रेड कार्पेट कैसे बिछाए? क्यों बिछाएँ? आप पूछो ना कि आए कैसे? बॉर्डर आपका पूरा खुला हुआ है, जो मन करेगा चला आएगा वो, सोन पापड़ी खाते हुए। बुढ़िया का बाल बच्चे खाते हैं वैसे खाता हुआ चला आएगा क्या? जो मन करा इंडिया में घुस के आ गया। अगर आप नहीं भेद कर पा रहे हो तो ये बताओ। तीसरी चीज़, आपने एक बात अपनी टिप्पणी में कही कि हम कैसे इन घुसपैठियों को बिठा लें जिस देश में इतनी गरीबी है। जिस देश में इतनी गरीबी है, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि प्रधानमंत्री को भी एक बार तलब कर ले कि इस देश से गरीबी उन्मूलन के लिए कुछ आप कर रहे हो कि खाली घुसपैठिया उन्मूलन, विपक्ष उन्मूलन, कांग्रेस उन्मूलन, राहुल उन्मूलन, इसी पर खाली आपका ध्यान है कि गरीबी उन्मूलन पे भी कोई ध्यान है आपका मोदी जी? ये भी सूर्यकांत को एक बार पूछ लेना चाहिए। अगर उन लोगों से सवाल पूछना आज की तारीख में न्यायिक व्यवस्था में उचित लगता हो तो। शायद पता नहीं आजकल तो अलग-अलग परिभाषाएँ हैं। हम लोग अवमानना कर देंगे और सवाल पूछने से मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत सवाल है, इजाज़त दीजिए हमें और एकाध बार आईना हालाँकि इस देश में अब दर्पण खत्म हो गए हैं, लेकिन दर्पण हो तो उसके सामने न्यायपालिका को खुद को देखने की ज़रूरत है, न्यायपालिका को। हम लोग रोज़ देखते हैं अपने आप को, हमें पता है कि हम क्या गलती करते हैं, उसका कोर्स करेक्शन भी करते हैं, भूल सुधार भी करते हैं। तो धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद भाऊ, नमस्कार।